हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। इन प्रश्नों में आपको मिलेगा पूरी व्याख्या के साथ सही उत्तर, जिससे आपका हिस्ट्री एकदम मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। व्याख्या देखते हैं। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, नंद वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उनके गुरु चाणक्य ने जो है इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई थी। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और साथ ही साथ क्या बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है। उन्होंने जो है अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा और चंद्रगुप्त को जो है नंद वंश के खिलाफ जो है संगठित भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज का पटना जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय ये जो है भारत का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक जो है केंद्र था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस वंश को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किसको हराया था, तो इसने जो है नंद वंश को जो है हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम जो नंद वंश का शासक था जिसका नाम था धनानंद, उसको हरा करके जो है 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर, सेल्यूकस निकेटर को किसने जो है हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया और अफगानिस्तान का अपना जो साम्राज्य है विस्तार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का जो राजदूत है वो भारत में कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। यही उसका क्या था, सेल्यूकस का राजदूत। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने भारत की स्थिति का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। अगला क्वेश्चन उसी का है कि जो मेगस्थनीज की जो पुस्तिका है उसका नाम जो है क्या है। तो इसका पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। इसको आपको याद रखना है। इंडिका पुस्तक में जो है मेगस्थनीज ने जो है मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और भारतीय संस्कृति का जो वर्णन है वो किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसको लिखा किसने है, कौटिल्य चाणक्य ने। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जो है राज्य व्यवस्था, राजनीति, कर प्रणाली और प्रशासन का जो विस्तृत वर्णन है हमको देखने को मिलता है। 9वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा जो है कौन बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा उसका बेटा बिंदुसार जो है बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने जो है 298 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के वो जो है शासक बनते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार को यूनानी स्रोत जो है क्या कहा, इसमें कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जो है बोला जाता है अमितोक्रेट्स, इसको जो है कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने जो है बिंदुसार को क्या बोला, अमितोक्रेट्स जो है कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ही सबसे महान शासक था मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। उसने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति का प्रचार उसने किया है, यानी कि धर्म नीति का उसने प्रचार किया। अगला क्वेश्चन, अशोक जो है किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक है उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा तथा शांति का उसने क्या किया, प्रचार किया। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म जो है कब अपनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद वो जो है बौद्ध धर्म अपनाता है। 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध में भारी जनहानि को देख करके अशोक को जो है काफी पश्चाताप होता है, उसका हृदय परिवर्तित होता है और उसने बौद्ध धर्म यहाँ पर अपना लिया था। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध जो है अशोक और कलिंग राज्य के बीच जो है हुआ था और ये जो है युद्ध इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके बाद जो है अशोक ने युद्ध जो है छोड़ दिया था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी जो नीति है उसको अपनाई। तो इसने जो है धर्म विजय, धम्म विजय ये जो नीति है उसको अपनाता है।
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को छोड़ करके धर्म, अहिंसा और नैतिकता के प्रचार की जो नीति है उसको अपनाता है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष वो जो है अपनाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि भी यहाँ पर देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की सफलता प्राप्त की, जिससे अशोक के शिलालेख जो है समझ में आते हैं। तो आपको नाम याद रखना है जेम्स प्रिंसेप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसको बोला जाता था देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, यानी कि अशोक ने जो है अपने शिलालेखों में खुद को क्या लिखा? देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, अर्थात देवताओं को उसने प्रिय इसको कहा है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख जो है कहाँ पर मिला है? तो ये गिरनार, धौली और सारनाथ, उपरोक्त सभी इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख हैं भारत के कई स्थानों जैसे गिरनार, धौली, सारनाथ, सांची आदि में जो है मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है कहाँ से लिया गया है? काफी इजी क्वेश्चन है, इसको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष से यहाँ पर लिया गया है। फिर है अगला क्वेश्चन, अशोक का जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने जो है क्या किया था? 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की, और लगभग 4 वर्ष के बाद जो है 269 ईसा पूर्व में उसका जो है औपचारिक राज्याभिषेक जो है हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, तीसरी बौद्ध जो संगीति है कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, और इसका उद्देश्य जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को शुद्ध करना था। इसी में अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तीस ने जो है तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे जो है श्रीलंका भेजा था? तो किसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? अपने जो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है वो श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा। जस्ट उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार में किसका योगदान था? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को जो है वो जो है श्रीलंका भेजता है प्रचार करने के लिए। तो अशोक के पुत्र महेंद्र और उसकी जो पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा ने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसको याद रखिए। फिर है 26 नंबर क्वेश्चन, हमने जो है 25 क्वेश्चन काफी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करते जाने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो ये जो है 4 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से उसको देखते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। पहला शिलालेख, उसके बाद स्तंभलेख, फिर लघु शिलालेख और लघु स्तंभलेख। तो 4 प्रकार के इसको माना जाता है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो क्या थी? तो इसकी भाषा थी प्राकृत भाषा। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं ताकि आम जनता उनको जो है समझ सके। और जो शिलालेख है उसको जो है कहाँ पर रखा जाता था? सार्वजनिक जो जगह है वहां पर इसको रखा जाता था ताकि लोग उसको जो है पढ़ सके, आसानी से समझ सके करके। आगे है, मौर्य प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी जो है कौन थे? तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी? तो ये था महामात्र। मौर्य प्रशासन में महामात्र जो है महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जो क्या करते थे? विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की जो है देखरेख करते रहते थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में कर वसूलने वाला अधिकारी जो है कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। कर वसूलने वाला जो अधिकारी है उसको बोला जाता था समाहर्ता। समाहर्ता जो है मौर्य काल में कर संग्रह करने वाला जो है प्रमुख अधिकारी था, इसको याद रखिएगा। फिर है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था इसका बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसको 185 ईसा पूर्व में क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने मार करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग कौन था? जो बृहद्रथ है उसका सेनापति था, और उसने जो है उसको मार करके जो है शुंग वंश की वो जो है स्थापना करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
मौर्य साम्राज्य का अंत जो है किसने किया? तो किसने किया मौर्य साम्राज्य का अंत? पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य साम्राज्य का अंत किया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत किया और शुंग वंश की स्थापना की। जब ये जो है बृहदत्त और पुष्यमित्र शुंग क्या कर रहे थे? सेना का निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय जो है जो पुष्यमित्र शुंग है बृहदत्त की हत्या कर देता है और मौर्य वंश को खत्म करके शुंग वंश की स्थापना करता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था का वर्णन जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र में जो है जो जासूसी व्यवस्था है उसका वर्णन देखने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जासूसी व्यवस्था और प्रशासन का जो विस्तृत वर्णन है देखने को मिलता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन का वर्णन जो है किसने किया? तो नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया था? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तक इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का यहाँ पर विस्तृत वर्णन उसने किया है। फिर है अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन समाज का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? कौन सी पुस्तक में? इंडिका। इंडिका पुस्तक में जो है मौर्यकालीन समाज का वर्णन मिलता है। यूनानी लेखक मेगस्थनीज ने पुस्तक इंडिका में जो है मौर्यकालीन समाज और प्रशासन की महत्वपूर्ण जो है जानकारी देता है। यहाँ पर जो है चाणक्य का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका, यहाँ से जो है काफी जो जानकारियां हैं वो मिलती है हमको, इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम जो है क्या था? इसको यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नाम, तो इसको क्या बोला जाता था? सेंड्रोकोट से इसको जो है बोला जाता था। एक यूनानी लेखक जिसका नाम था जस्टिन, उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्स नाम यहाँ पर दिया था। यूनानी लेखकों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम यहाँ पर उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म जो है अपनाया? तो कौन सा धर्म अपनाता है अंतिम समय में? वो जो है जैन धर्म अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाता है और संन्यास को जो है ले लेता है और सल्लेखना विधि यानी कि उपवास रह करके अपने शरीर को जो है त्यागता है। इसको भी ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ संन्यास लिया? तो कहाँ पर लिया? उसने जो है श्रवणबेलगोला में जो है संन्यास लिया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन परंपरा के अनुसार संन्यास लिया, यानी कि जो सल्लेखना विधि जिसमें जो है उपवास रह करके शरीर का जो है त्याग किया जाता है, इसी को सल्लेखना विधि कहते हैं। फिर है, अशोक के शिलालेख जो है किस पर लिखे हैं? तो ये जो है पत्थरों पर जो है लिखे गए हैं। अशोक के अपने संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख जो है खुदवाए हैं, इसको याद रखिए। फिर है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो है कहाँ पाया जाता है? सारनाथ, सांची, दिल्ली या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी जगहों पर इसके जो स्तंभ है वो पाए जाते हैं। अशोक के स्तंभ भारत में कई स्थान जैसे कि सारनाथ, सांची, दिल्ली सब में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने कितने स्तंभ जो है स्थापित किए थे? तो टोटल इसने 30 स्तंभ यहाँ पर स्थापित किए थे। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने लगभग जो है 30 स्तंभ यहाँ पर स्थापित करवाए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो कौन सा है? स्तूप। इसने जो है 80,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने? अशोक ने। इसको भी याद रख सकते हैं। मौर्य काल में जो है बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ, जैसे सांची स्तूप जो मौर्यकालीन कला का प्रमुख उदाहरण यहाँ पर है, तो इसको याद रखिए। टोटल जो है 80,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप अशोक ने उसको निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य था? तो धर्म का प्रचार, यही इसके शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य था। अशोक ने जो है अपने शिलालेखों के माध्यम से जो नैतिकता है, अहिंसा और जो धर्म के सिद्धांत है उसका जो है प्रचार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में सड़कों का विकास किसने करवाया? तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने जो है सड़कों का निर्माण करवाया, यात्रियों के लिए जो है पेड़, कुएं और धर्मशालाएं भी उसने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था? अफगानिस्तान से बंगाल तक, कश्मीर से कर्नाटक तक, उत्तर से दक्षिण और उपरोक्त सभी? तो उसका उत्तर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशाल था और भारत के अधिकांश भागों तक ये जो है फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक की राजधानी क्या थी? तो अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी, जहां से पूरा प्रशासन जो है चलाया जाता था। फिर है 47 नंबर, मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन था? तो सेना का प्रमुख था सेनापति। सेनापति जो है मौर्य साम्राज्य की सेना का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर होता था। 48 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है कैसी थी? तो कैसी थी इसकी शासन व्यवस्था? केंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। मौर्य काल में जो सारी शक्तियां हैं राजा के पास होती थी, इसी कारण से इसे क्या बोला गया?
केंद्रीकृत शासन यहाँ पर कहा जाता है, इसको याद रखिए। फिर है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है क्या था। जो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार था आपका कृषि। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी और अधिकांश लोग जो है खेती पर निर्भर थे, इसको याद रखिए। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत जो है क्या है। तो अर्थशास्त्र है, इंडिका है और अशोक के अभिलेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारी की सारी जो इतिहास के स्रोत हैं वो यहाँ से देखने को हमको मिलते हैं। तो मौर्य काल में इतिहास की जो जानकारी है अर्थशास्त्र से, इंडिका से और अशोक के जो अभिलेख है वहां से हमको मिलती है। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। आई होप आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं जानने को मिली होंगी और आपके एग्जाम्स में काफ़ी ये जो है हेल्प इससे जो है होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।